ये हम जो बात कर रहे हैं वो फैराडे पिछले क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, यानी कि वो आपको वेदों से कनेक्ट करके बताया था किस तरह से पहले भी हमें पता था, ठीक है ना। अब हम जो जे वाला जो पार्ट है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है क्वांटिटेटिव पार्ट है यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है गैल्वेनिक सेल और तीसरा पार्ट है कंडक्टेंस। तो मैं फर्स्ट पार्ट को अभी डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम ये देखें कि मान लो ये कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या हुआ, दो इलेक्ट्रोड है ये अपने पास, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ये दो इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या लिया है हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो मान लो कि मैंने ये CuSO को एक्वस ले लिया, क्लियर। अब इसको हम इस वाले सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट करना है बैटरी से। ये मान लो कि हो गया फ्री और ये बैटरी हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कौन सा है, पॉजिटिव पोल, और ये क्या है यहाँ पर नेगेटिव पोल। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो ऑर्बिट जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो क्या होता है एनोड, और राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं वो क्या होता है कैथोड। तो जो कैथोड पर जो रिएक्शन होगा और जो एनोड पर रिएक्शन होगा, कि मालूम कैथोड 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 पर क्या रिएक्शन होगा, ऑलवेज रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होगा यहाँ पर कॉपर आयंस का होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड, ये क्लियर। और एट कैथोड पर कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन, और एट एनोड एनोड पर जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पर वाटर का ही होगा बेसिकली। H2O will undergo oxidation to form 2H positive ions plus half O2 plus 2 electrons, ये क्लियर। तो फैराडे ने ये बताया कि कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा और यूनिट टाइम के अंदर, और कितना अमाउंट हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, कितना अमाउंट ऑफ O2 यहाँ पर लिमिट होगा एनोड पर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। फैराडे ने ये बताया कि कितना अमाउंट यहाँ पर इसका डिस्चार्ज होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर देखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ amount of a substance discharged discharged at any electrode is directly proportional to the amount of current, is directly proportional to the amount of charge supplied. Is it clear? तो जितना अमाउंट आप चार्ज का सप्लाई करेंगे यानी करंट जितने टाइम तक जितने ज्यादा एम्पियर का देंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट सब्सटेंस का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर मान लेते हैं हम कि लेट द W of a substance is discharged
आफ्टर सप्लाई क्यू चार्ज हमने इसको क्यू कूलम चार्ज हमने सप्लाई किया, कितना ये डिस्चार्ज हो रहा है, डब्ल्यू ग्राम डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये क्यू, और डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये जेड, वेयर जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, क्लियर। अब Q की जो वैल्यू होती है बेसिकली Q इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है I इनटू T, यानी करंट प्रोवाइडेड, कितने एम्पीयर का करंट इससे हम पास करा रहे हैं, कितने टाइम तक पास करा रहे हैं, तो वो जो बताएगा वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को बताएगा, एंड Q इज आल्सो इक्वल टू एन T के बराबर भी होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास पर यूनिट टाइम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 पावर माइनस 19, यानी कि 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है। अब आप देखो कि W विल बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू Z I2, ये इक्वेशन 1 हो, दिस इज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि W की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, सॉरी Z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ये पाया गया कि मेरे पास इक्वेशन क्या थी कि W वाज इक्वल्स टू Z क्यूब, तो if we pass, if 1 farad is passed, total amount of the substance, amount of a substance discharge is equal to इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास के बराबर को डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि यानी कि W की भी वैल्यू तो क्या हो जाएगी E, और Z इनटू Q कितना पास किया हमने 1 फराड, यानी कि 965, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी E अपॉन 96500। अब ये वाली वैल्यू क्या करें हम, इसमें पुट कर दें, Z की जगह पर क्या पुट कर दूं मैं, E अपॉन 96500, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, तो अब आप ये देखो, that is whole equation will become equals to Z, और Z को हमने अभी कैलकुलेट किया, तो इस वाले इक्वेशन में आपको Z की वैल्यू पुट करेंगे, तो W will become equals to क्या हो जाएगा, E अपॉन 96500 इनटू ID, और W अपॉन E को इधर ले लेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी IT बाई 96500। अब ये जो इक्वेशन है सपोज दिस इक्वेशन, अब ये वाले इक्वेशन का क्या है, कितना अमाउंट दे रहा है, कौन सा सब्सटेंस है, तो बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी चीजें, तो अगर गैस है तो उसका कितना वॉल्यूम लिमिट करेगा एट एसटीपी पर, अगर सॉलिड है तो कितना सबस्टेंस डिपॉजिट होगा, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर के लिए एक सिल्वर एटम को डिपॉजिट कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वही एक कॉपर को डिपॉजिट कराने के लिए दो इलेक्ट्रॉन, यानी Cu2 पॉजिटिव, इसी तरह से Al3 पॉजिटिव में तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, Fe3 पॉजिटिव में तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सारा खेल जो सवालों का है वो एन फैक्टर हो जाता है उससे रिलेटेड। अब इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देख लो नेक्स्ट पेज पर, कि हमारे पास में इक्वेशन है क्या, W अपॉन E, दिस बिकम्स इक्वल्स टू IT बाई 96500, क्लियर।
तो W अपॉन ई, ई क्या इक्विवेलेंट मास है हमारे पास में, इक्विवेलेंट मास को ब्रेक करेंगे हम, या यहीं पर मैं पहले तो ये लिख दूं कि ये हमारे पास में ग्राम इक्विवेलेंट है एनपी आईटी बाई 9652, ये इक्वेशन 3 है। यानी ग्राम इक्विवेलेंट अगर पूछ रहा है तो इस तरह से, वेट अगर पूछ रहा है, इक्विवेलेंट मास पता है हमें और कितना करंट हमने प्रोवाइड किया है, तो इस तरह से यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको ब्रेक करेंगे तो दिस विल बिकम m into n फैक्टर, तो दिस विल बी इक्वल्स टू IT by 9650, और देखो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी अब कि W अपॉन m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स into n फैक्टर, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 9650। इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछता है तो हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर गैस के मामले में if a substance discharge is a gas, अगर वो गैस है तब हमें उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी मोल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर। तो इस वैल्यू एन की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें वॉल्यूम का पता चल जाएगा, तो वी विल गेट वी अपॉन 22.4, ये टोटल क्वांटिटी क्या, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। वही गैसियस सब्सटेंस के लिए टोटल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, V वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 into n फैक्टर, दिस विल बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT by 9650, दिस इज इक्वेशन 5। ये समझ में आ गया सबको कि अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली यहां से n को रिप्लेस कर देंगे, ये वॉल्यूम के टर्म्स में ये फॉर्मूला आ गया। अब मान लो कि सॉल्यूशन कितना दिया है, क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, और मोलैरिटी और वॉल्यूम के सॉल्यूशन का दिया हुआ है कि आफ्टर टाइम t कितना वो डिस्चार्ज हो गया, आफ्टर टाइम t के उसकी कितनी मोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की डिस्चार्ज होने के बाद में। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में, एक नंबर ऑफ if molarity and volume of a solution is given, उस कंडीशन में क्या होगा, क्या मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर बराबर हो जाएगा ये IT अपॉन 9650। इक्वेशन ये हो गई हमारे पास 5। ये क्लियर। तो यहां से क्या है कि मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी में आई अमाउंट ऑफ द करंट इज सप्लाइड, तो उसकी मोलैरिटी भी मोलैरिटी क्या, या पूरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, उसको पूरे को अगर डिस्चार्ज कराना है, पूरे को इलेक्ट्रोलाइज कराना है तो कितना टाइम लगेगा, करंट की वैल्यू पता है, ऐसे सवाल के लिए आप डायरेक्टली ये चीज पुट कर देंगे। अब आप देखो नेक्स्ट केस में अब वो किस तरह से डेविएट कर सकता है यहाँ पर कि एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो एक और आयन भी कह सकते हैं, आयन के टर्म में पूछ रहा है। अब आयन कैसा भी हो सकता है, यूनिक पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव है,
या डाई एनाइलिक ट्राई एनाइलिक कुछ भी है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये नंबर को हम रूट करेंगे n डिवाइडेड बाई n, यानी टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर एक क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। और एक एंटिटी यानी कि एक आयन या एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, वो उसका हेड फैक्टर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी 96500। ये इक्वेशन 6 हो गया। अब देखते हैं कि और किस तरह से यहाँ पर दे सकता है सवाल। फोर्थ केस में ये वॉल्यूम का आ गया, मास का हो गया हमारे पास रिलेशन। अब नॉर्मेलिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, एक नॉर्मेलिटी इज गिवन, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम of a solution is given. Volume of a solution is given. In that condition क्या हो जाएगा कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इटसेल्फ क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इटसेल्फ इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, आई टी बाई 96500। तो ये इक्वेशन 7 हो गई। अब हमने ये देखा कि किस तरह से वो सवाल पूछ सकता है। तो पहले तो क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करा लेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिस्चार्ज पूछ रहा है, या फिर अगर लिक्विड सॉल्यूशन दिया है हमको तो उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा, या कितने टाइम में हमको इसको इलेक्ट्रोलाइज करना है, कितना करंट चाहिए। अगर नॉर्मेलिटी दिया हुआ है इस वाले टर्म में पूछ लेंगे, मोलैरिटी दिया हुआ है तो ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कई बार वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, किसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फिर हमारे पास में एक शीट दी हुई है, रेक्टेंगुलर शीट है सपोज, तो उसकी एक ही ऊपर ही हमको सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है 2 mm का। तो उसका पहले हमें 2 mm लेंथ दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, और ऊंचाई क्या होगा 2 mm। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम उसकी डेंसिटी हमें पता होगी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मास हमको चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस चाहिए इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए। और उसके बाद जो वेट वाला जो फॉर्मूला था वहां पर ये वाली सारी चीजें पुट करने के बाद में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आईआईटी में जैसे मैं पिछले साल की बात करूं, जनवरी में एक भी सवाल नहीं पूछा है क्वांटिटेटिव पार्ट से, लेकिन अप्रैल वाले में 3-4 सवाल पूछे। इस साल को जनवरी में 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव पार्ट। इस पर 10-12 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम जो आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो ओके, बाय बाय टू एवरीबॉडी। अभी मैं बाय बाय करता हूँ लेक्चर को।